हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। बहुत बिग अपडेट है आपके लिए कि आज आपका बिजनेस स्टडीज़ का शुरू होने वाला है क्लासेस। और उसके लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बीपीएससी पूछता क्या है। बीपीएससी आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी तैयारी हो उसको करने से पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि उसके प्रीवियस क्वेश्चन समझ के हम समझे कि आयोग आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन आयोग निकाल कर लाता है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आज हम सॉल्व करेंगे टीआरई 1.0 का जो क्वेश्चन हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर था उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन-कौन से ऐसे यहाँ पर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आपके सब्सक्राइब ही हमारा सपोर्ट है। बिकॉज़ अभी नया चैनल है और हम उस टारगेट पर पहुँचना चाहते हैं ताकि आपसे लाइव क्लासेस ले सकें। आपको हमारे चैनल पर मिलेगा क्या यहाँ पर बिज़नेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप के दोनों की हम तैयारी यहाँ और अकाउंट्स की हमारी ऑलरेडी हम तैयारी करा ही रहे हैं। इससे संबंधित आपको नोट्स भी मिलेंगे टोटल, आपको पीडीएफ भी दी जाएगी और जो भी वीडियो होगी उसके तुरंत नोट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएँगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइज, ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो कि टीआरई 1 में हुआ था। तो पहले इसको ही हम सोल्व करेंगे यहाँ पर टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर। देखिए सेट जो हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है वो ए सीरीज है यहाँ पर। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं यू नो वेल, 120 का आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था। ये टीआरई 1 की बात कर रहे हैं लेकिन अब 150 का होता है। ठीक है, पेपर 4 था ये और इसमें टाइम दिया गया था आपका 2 आवर्स। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर अगर देखें हम तो इसमें 2 पार्ट थे, एक था 1 से 40 तक, वो जनरल पेपर था, सभी के लिए सेम था। और पार्ट सेकंड था जिसमें 41 से 120 तक आपके बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो हम सोल्व करने वाले हैं वो सोल्व करेंगे हम पार्ट सेकंड को, जो कि आपका 41 से 120 होने वाला है। तो पहले देखते हैं 40 से 120 देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 से और 120 तक। और देखिए यहीं से हम अपना माइंड मेकअप करेंगे कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन ये पूछता है और कहाँ से हमें और कैसी तैयारी हमें करनी है, किस लेवल की हमें तैयारी करनी है। वो हम तभी अंदाजा लगा सकते हैं जब हमें बीपीएससी का लेवल पता चल जाए कि इसने किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ से आपका पार्ट सेकंड था और पार्ट सेकंड में आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला अगर देखें 41 का तो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following feature is characterized of the economic activity। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका पूछा गया कि बताइए उसमें क्या आपका कैरेक्टर होता है। क्या पूछा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछी गई है यहाँ पर और आपको बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो करेक्ट मतलब विशेषता बतानी है आपको जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विस, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करना है, मतलब सर्विस का उत्पादन करना है और आपका गुड्स का उत्पादन करना है। और सैलरी और वेजेस या आपकी सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इसका सेल करना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मोर देन वन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबाउ। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वे होती हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। जैसे कि आप टीचिंग करते हैं, जैसे कि पैसा कमाने के लिए स्कूल में टीचिंग करते हैं, आप घर पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक होगी। या आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करते हैं आप, तो ये सारी आपको सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, या आप किसी को गुड्स बनाकर बेच रहे हैं और वहां से आपको पैसा मिल रहा है। तो दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वह होती है जिसके लिए जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए प्रोडक्शन होता है, सैलरी वेजेस होती है, सभी में क्या है, ये इकोनॉमिक बातें आ रही हैं, पैसे की बातें आ रही हैं। तो इसमें आंसर एक से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी पार्टनर इज बोथ एज एवरी पार्टनर इज बोथ। तो यहाँ से आपने देखा, देखिए ये पूछा था आपका कहाँ से, बीएसटी से पूछा था। और ये आपके 11th क्लास में भी शुरू में ही डिस्कस हो जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 42।
एवरी पार्टनर इज बोथ, एक पार्टनर को दोनों कहा जाता है, एजेंट भी कहा जाता है और साथ साथ में प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप विच हैज बीन रेफर्ड हियर। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, ये विशेषता बताई गई है पार्टनर्स की। तो पहली बात तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि देखिए ये कौन से चैप्टर से आया है। तो ये आपका आया है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका चैप्टर है, दूसरा ही चैप्टर है। तो वहां पर आपको ये वहां से लिया गया है, 11th क्लास में आप देखेंगे इसको। तो वहां आपको बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, और आपका कंपनी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको देखिए फर्स्ट चैप्टर और सेकंड से तुरंत पूछा गया है, नंबर 1 चैप्टर और नंबर 2 चैप्टर दोनों से पूछा गया है। तो अगर देखें यहाँ पर क्या है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, मेंबरशिप कहते हैं इसको, या रिस्क बियरिंग कहते हैं, या इसको म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। तो देखिए ये म्यूचुअल एजेंसी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी म्यूचुअल एजेंसी होती है। ठीक है, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सही आंसर क्या होगा आपका, आंसर यहाँ पर आपका सी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। देखिए अभी मैं बात कर रहा था जैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसमें अमेंडमेंट की बात आ रही है, विच गिव द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर बर्थ राइट टू द बिकम अ को पार्टनर वॉज पास्ड इन द ईयर। तो कौन सी ईयर में ये हुआ, देखिए इसमें हुआ क्या था कि पहले जो था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में क्या होता था, जो भी संपत्ति होती थी उसमें बॉयज जो लड़के होते थे, मेल मेल जो पुरुष होते थे वो पुरुष ही हिस्सा ले सकते थे। ठीक है, कि केवल पुरुष ही हिस्सा ले सकते थे। लेकिन जो आपका एक्ट, एक एक्ट पास हुआ, ठीक है, वो कब हुआ था आपका 2005 में पास हुआ। इसके बाद क्या था, मेल और फीमेल दोनों, मतलब लड़के और लड़कियां जो भी अपने माँ बाप की संपत्ति में वो हिस्सा ले सकते थे। ये कानून पास हुआ था आपका 2005 में, यही आपसे यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी में आ गया आपका, और इसके साथ ही आपका 43 और इधर है आपका 44। ठीक है, यहाँ इसको देख लेते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेचुरी कॉर्पोरेशन। देखिए ये भी आपका स्टेचुरी कॉर्पोरेशन जो आता है ये आपका थर्ड चैप्टर में आता है, जहां पर गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज के ही चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूछ रहे कि जो आपकी स्टेचुरी कॉर्पोरेशन होती है उसके बारे में ट्रू अबाउट, तो ये क्या सत्य है, पूछा गया है कि उसके बारे में सत्य क्या है। तो स्टेचुरी कॉर्पोरेशन आर द पब्लिक एंटरप्राइजेज, क्या ये पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं, और दैट कम्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट। ये देखिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, उसके द्वारा ये बनाई जाती है। देखिए ये सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन ही दी हुई है, कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन ही दे रखी है। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ये तो डेफिनेशन में ही बता दिया जाता है कि स्टेचुरी कॉर्पोरेशन क्या होती है, ये स्पेशल एक्ट होता है पार्लियामेंट में पारित, उससे बनाई जाती है। ठीक है, आगे स्टेचुरी एंटरप्राइजेज आर द सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, नहीं इसकी बात नहीं है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द आउटमोस्ट गुड फेथ इन द इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस के प्रिंसिपल की बात करें तो वहां पर आपको 7 इंश्योरेंस के प्रिंसिपल जो बताए गए हैं वो आपको 7 बताए गए हैं। ठीक है, और वहां पर जो यहाँ पर बात हो रही है ये कह रहे हैं कि बताइए गुड फेथ एट मोस्ट गुड फेथ एट मोस्ट गुड फेथ इन इंश्योरेंस। ठीक है, पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एट मोस्ट गुड फेथ। तो गुड फेथ का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर, प्रीमियम ऑफ कैप्चर ऑफ द बेसिस ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द प्रपोजल, proposal form नहीं, a person who enter into the contract has a legal obligation to act with the honesty। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। पहले मैं आपको आंसर का टिक लगा देता हूँ कि यहाँ पर जो आंसर इसका सही वो आपका बी होगा। अब मैं इसको बताता हूँ इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि जो भी पर्सन एंटर कर रहा है, जैसे आप किसी से बीमा कराते हैं, अपना इंश्योरेंस कराते हैं अपना किसी का, तो तब आपको जब आप इंश्योरेंस करा रहे हैं ना,
तो उस टाइम पर आपको ऑनेस्टी दिखानी है। मतलब अगर आपको उस टाइम पर कोई बीमारी है तो आपको उसको पहले ही बता देना है कि भाई मुझे तो इस तरह की बीमारी है और मुझे बीमा कराते हुए, ठीक है? तो ये गुड फेथ एट मोस्ट गुड फेथ का इंश्योरेंस का प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है कि जब भी आप बीमा कराते हैं तो आपको हमेशा क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर आपको बीमारी है कोई, तो उसको बता देना चाहिए कि आपको क्या बीमारी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following terms refer to the contracting out some of the its activity to third party which were earlier performed in house? जो एक हाउस में परफॉर्म किया है, तो इसमें से टर्म रेफर कौन सी है? कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग की आउट ऑफ द सम ऑफ द एक्टिविटी टू अ थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी को अनुबंध करना है, अर्लियर परफॉर्म्ड जो पहले से की जाती हैं और थर्ड पार्टी को अनुबंध करना है। तो थर्ड पार्टी को अनुबंध करना किस में आता है? तो ये आपका सही ऑप्शन होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पहले मैं इसका आंसर ही टिक कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, बीपीओ बिजनेस बीपीओ की बात हो रही है, या आपका आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, या ई बिजनेस की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर जो बात होती है आपकी बीपीओ की भी बात होती है और आपकी आउटसोर्सिंग की भी बात होती है। तीसरी पार्टी का अनुबंध, इसका मतलब ये है कि देखिए आपका बिजनेस है, आप अपनी छोटी मोटी जो एक्टिविटी हैं उन एक्टिविटी को खुद ना करके आप किसी बाहर कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं, किसी तीसरी फर्म से आप अपना काम कराते हैं, ठीक है? वो आता है आपका बीपीओ, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पर देखेंगे, मेंटल कॉन्टैक्ट्स ऑफ द गुड पर्सन आर कॉल्ड द मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। देखिए ये भी आपके 11th क्लास के बीएससी से ही पूछे गए। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपके 11th से पूछे गए हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि आपको इन सब का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए इसका आंसर पहले मैं, हाँ, तो इसकी अब बात कर रहे थे, मेंटल कॉन्टैक्ट ऑफ द गुड पर्सन आर कॉल्ड मोरल एथिकल वैल्यूज। और आगे बी में है, फिनेंशियल फाइनल प्रूफ ऑफ द सिंसेरिटी ऑफ द सीरियसनेस इज द uncommon promising emphasis on the intensity of the character in a job. Skill are not inducing due to the fatigue. तो स्किल फैटिक से इंड्यूसिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा इसका सही, आपका आपका करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर डी, एक से ज्यादा आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी बात सही है और आपकी ये भी बात सही है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट समझने हैं और आंसर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जैसे कि आप कहा गया है, द बिजनेस कैन एंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय द अडॉप्टिंग डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से नहीं कर सकता, तो ये गलत है। आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। साइंटिफिक टेक्निक ऑफ द स्वेज डिस्पोजल कुड बी अडॉप्टेड बाय बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये बिल्कुल सही होगा आपका। तो दूसरा सही है और पहला आपका गलत है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर होगा पहला, गलत ये सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी allots the CIN to the company after the completion of all legal formalities। जब पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तब CIN जो आपका रजिस्ट्रार होता है तभी उसको इशू करता है फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए। वोट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIN। अब यहाँ पर पूछा है कि आपकी CIN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो आपकी कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर तभी दिया जाता है, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो था आपका, हाँ सही है, सही है, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है? क्या पूछा गया है यहाँ पर? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस सोर्सेज के बारे में बताना है। ग्लोबल डिस्पोजरी receipt GDR is bank certificate issued more than one of the country for the share in the foreign country।
बात सही है। ये जो होता है आपका जीडीआर, ये इज अ बैंक सर्टिफिकेट, ये बैंक सर्टिफिकेट होता है जो इशूड किया जाता है इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा कंट्री में, शेयर इन द फॉरेन करेंसी, और शेयर ये जो होता है ये शेयर होता है फॉरेन करेंसी में। ये बात सही है। और जीडीआर की बात करें तो ये वेरी स्मॉलर होता है टू द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर, ठीक है, क्योंकि इसको हर कंट्री में नहीं इशू किया जाता है। तो दोनों बात यहाँ सही कह रहे हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही। तो आपका 50 का यहाँ पर सी होगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 51 अगर देखें क्वेश्चन, तो 51 में कहा गया है आर नेटवर्क ऑफ द रिटेल शॉप, ठीक है, किसका कौन सा है, किसकी बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ पर जो नेटवर्क होता है ये चैन स्टोर होता है, चैन स्टोर जो होता है वो नेटवर्क होता है रिटेल शॉप का, ठीक है, दैट ओन एंड ऑपरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर डीलिंग स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांच ब्रांडेड कस्टमर प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये चेन स्टोर होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। अगर आपका देखें, कंसीडर द 52 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के बारे में यहाँ बात होंगी, और आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखें हम, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ क्लासिफाई मेंबर कंट्री एज द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, ये बताता है कि जो मेंबर हैं इसके, कौन सा देश डेवलप है, कौन सा विकसित है और कौन सा विकासशील है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन ये आपका गलत है। दूसरा, डब्ल्यूटीओ एक्ट एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफ बॉडी, बिल्कुल, ये आपके अगर डिस्प्यूट हो जाता है दो देशों के बीच में मतलब व्यापार का, तो उसको ये सुलझाता है, सेटल करता है, सही है, वो बॉडी है। डेवलपिंग कंट्री स्टेटस इन द, क्योंकि ये उसके लिए नियम बनाता, नियम कायदे कानून बनाता बिजनेस के। डेवलपिंग कंट्री स्टेटस इन द डब्ल्यूटीओ ब्रिंग सर्टेन राइट्स, ये भी बिल्कुल सही है, डेवलपिंग कंट्री जो होती है वो स्टेटस कर रही है डब्ल्यूटीओ का सर्टेन राइट्स के लिए, ये भी बात सही है। तो आपका सेकंड भी सही है और आपका थर्ड भी सही है, तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका, सी, सी आपका करेक्ट होगा। तो ये 52 हुआ। 53 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द अर्थमेटिकल मीन, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला देखा गया है। देखिए अर्थमेटिक मीन किसको कहते हैं, एवरेज को, एवरेज का यहाँ फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। ये थोड़ा सा स्टेटिक्स में से पोर्शन आ जाता है, तो आपको ये भी अच्छे से तैयार करना है। तो आपको देखिए यहाँ देखिए सेंट्रल, यहाँ जो आपसे पूछा गया सेंट्रल टेंडेंसी पूछ रहा है, ठीक है, सांख्यिकी में से पूछ रहा है, स्टेटिक्स में से, तो आपको ये भी अच्छे से करना है। यहाँ से आपका माइंड बन जाता है कि हाँ, हमें हमें जो करना है आपको वो भी करना है, क्या, अर्थमेटिक मीन, मीन मीडियन मोड, ये भी सब आपको करने हैं। तो बात करें थे हम 53 की, तो इसका फॉर्मूला होगा, द फॉर्मूला फॉर द अर्थमेटिक मीन इज द टोटल सम ऑफ द वैल्यूज ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जब आपके नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका फॉर्मूला क्या, इनका अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है या एवरेज निकालना है, तो आप इन सबको ऐड करते हैं, जैसे 5 और 5 10 और 5 15, ये 15 है, और 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, ठीक है, तब आपका निकल कर आता, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन इज द टोटल सम, ठीक है, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्लस नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये प्लस नहीं होता है, ये गलत है आपका। सी, फॉर्मूला ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज द टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन मल्टीपल बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं, इनकी मल्टीप्लाई भी नहीं होती है, इनके टोटल की और 5 की, तो आपका सही क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, the number of observation is smaller than it's same as the number of the observation larger than, तो मीन मीडियन मोड, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको मीन मीडियन मोड भी अच्छे से करना है, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन स्मॉलर होता है, किससे, मीडियन से, तो ऑप्शन आपका यहाँ ए होगा। अब देखिए द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन मीडियन इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्जर देन इट, देखिए ये मीडियन ऐसी होती है कि इसके इधर भी ज्यादा भी इसके उतने ही होते हैं जितने इससे कम होते हैं, कोई भी सीरीज हो, कोई भी श्रृंखला हो, इसके दाईं तरफ और इसके बाईं तरफ मतलब ज्यादा और कम दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, मीडियन से, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन विच इग्नोर द
साइन ऑफ डाइवेशन फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू इज। तो ऐसा कौन सा आपका डिस्पर्जन है जो इग्नोर कर देता है किसको, साइन को, जो आपका साइन होता है ऑफ द डाइवेशन, जो डाइवेशन का साइन होता है उसको इसमें नहीं शो किया जाता, ऐसा कौन सा है? तो ये होगा आपका बी, मीन डाइवेशन। तो यहाँ पर मीन डाइवेशन क्या करता है, मेजर द डिस्पर्शन, ये डिस्पर्शन को मेजर करता है, विच इग्नोर द साइन ऑफ डाइवेशन फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। ये जो साइन होता है डाइवेशन का उसको शो नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा, मीन डाइवेशन की बात यहाँ पर हो रही है। अगर 56 देखें, द टाइम पीरियड फॉर द विच एन इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज द नोन एज। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो आपकी 11th क्लास की स्टैटिक्स है आपको उसको अच्छे से करनी है। करनी क्या, मेरे साथ आप रहना, मैं आपको अच्छे से उसको करा दूंगा। ठीक है, हमारे चैनल पर आप हमारे साथ साथ समय से चलते रहना। ठीक है, द टाइम पीरियड फॉर विच एन इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज नोन एज। तो कौन से टाइम, कितने टाइम के लिए आप इंडेक्स जो डिटरमाइंड करते हो, जो आप इंडेक्स फाइंड करते हो वो कितने टाइम के लिए करते हो। ठीक है, तो ये करते हो आप करंट पीरियड के लिए। ठीक है, करंट पीरियड होता है उसके लिए आप इंडेक्स फाइंड करते हो, और बेस पीरियड होता है उसको आप आधार मानकर चलते हो। तो 56 के बाद देखते हैं यहाँ पर 57 को, द प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू आर रिप्रेजेंट इन द रेशो 6:4, 5 year ago द एज वर इन द रेशो ऑफ 5:3, व्हाट इज द अर्लियर परसेंट एजेस। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मैथ्स भी दिया हुआ है। पी क्यू आर की आज की जो उम्र में रेशो है वो कितना है, 6 और 4 है। 5 साल पहले जो उनकी एज में था रेशो वो था 5:3। तो बताइए उनकी परसेंटेज क्या है। तो इसको हम जब मैथ्स करेंगे तब कराएंगे, फिलहाल इसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको सोल्व करने लगे, चलो सोल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व में पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहा है कि व्हाट इज द डियर प्रेजेंट एज, तो आप प्रेजेंट एज को ही मानेंगे पी की। पी की आप प्रेजेंट एज कहेंगे कि आज प्रेजेंट एज है उसकी एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है, और ये जो दी हुई थी पी क्यू आर द प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड इन द रेशो ऑफ 6:4, इनकी एज जो है वो 6:4 है। तो यहीं से मान लेंगे एक की एज तो है 6x, और दूसरे की जो क्यू की एज कितनी है, क्यू की एज है आपकी 4x, ये एज हो गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसकी भी 5 साल कम हो गई होंगी उम्र। भाई आज आप जितने साल के हो आज से 5 साल पहले 5 साल कम के थे, तो आप क्या करेंगे, दोनों की एज में से 5-5 साल कम कर दो। ठीक है, यहाँ से भी 5 साल कम कर दो, और इसकी भी 5 साल कम कर दो, कर दिए। अब इन दोनों का रेशो बना के देखो, रेशो क्या होता है, अपॉन में लिखना। लेकिन क्वेश्चन में रेशो क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है 5/3 का रेशो। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई होगी 6 और 5 में, तो 3 6 18x, 18x हो जाएंगे, माइनस 3 पंजे 15 हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो आपका 5 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये हो जाएगा 20x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 पंजे 25 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका उधर जाकर जो 25 है ये उधर जाकर प्लस का हो जाए, सॉरी इसे कर लेते हैं, ये 15 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के बचेंगे इधर। माइनस के कितने बचेंगे इधर, माइनस के बचेंगे आपके, जब 15 उधर होगा तो 15 इधर आके प्लस होगा, तो माइनस के बचेंगे आपके 10। ठीक है, क्योंकि 25 में से 15 माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, और 18 इधर है तो 20 उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो इधर माइनस के बचेंगे आपके 2x। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से इसको काटेंगे तो 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, पूछा क्या था, कह रहे थे इनकी प्रेजेंटेज बताइए। अब आपने प्रेजेंटेज कितनी मानी थी, पहले की 6x मानी थी, तो इस 5 को 6x की जगह रख दो, तो 6 पंजे 30, तो पहले की तो हो गई आपकी 30। ठीक है, पहले की तो 30 होगी, दूसरे की क्या मानी थी 4x। तो अब 5 को यहाँ x की जगह रख दो, तो 4 पंजे 20, दूसरे की क्या हो गई 20, तो 30 20 एज देख लीजिए, ऑप्शन क्या होगा सही, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको इसलिए कर दिया ताकि आप ये ना सोचें कि देखिए यहाँ पर जो करा रहे हैं आप सॉल्यूशन नहीं करा रहे, ये सर जो है मैथ्स के छोड़ देंगे, नहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए,
आपका स्टैटिक्स हो या मैथ से क्वेश्चन हो, आपको बहुत अच्छे से उसको समझाया जाएगा। पहले आपको यहाँ तो देखिए मैंने टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं इसका बेसिक भी बताने लगूँ कि कैसे रेशो लेते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, वो सब मैं आपको जब इसकी वीडियो बनाएँगे, जब इस पोर्शन को हम सोल्व करेंगे, उसमें आपको डीपली आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। तो आगे में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मैथ्स का, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, उसका आंसर बताऊँगा, क्योंकि जब चैप्टर वाइज़ हम इनको देखेंगे, तब इनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है? फिलहाल हमें बस ये माइंड सेट करना है अपना इनको देखकर कि आखिर क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे-कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Alpha and beta each invested 10,000 for 2 years at the same rate of the interest, 10% per annum. But beta invest is compounded annually and alphabet investment is charged with simple interest. What amount did beta received more than alpha? तो देखिए यहाँ पर 2 साल के लिए एक ने दोनों ने 10,000 रुपये लगाए हैं, तो एक पर तो निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और दूसरे का देखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, पंडित तोताराम मतलब प्रिंसिपल और टाइम और अपॉन 100। ठीक है, पहले कितना पैसा वो, फिर टाइम और फिर रेट। और आपका अगर बात करें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, इसका होता है आपका अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 + R/100 इनटू टाइम। ठीक है, इससे आप सोल्व कर लेंगे और देखेंगे कि आखिर दोनों में कौन ज़्यादा आ रहा है, किसका ज़्यादा अमाउंट आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। ये मैंने सोल्व कर लिया है 100, तो 100 ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल डीपली कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, आपको भी मजा आएगा और मुझे भी कराने में मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा यहाँ इनको करने में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ब्रेक इवन एनालिसिस इज, तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करा है क्वेश्चन नंबर 59 में। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। एक्चुअल सेल में से आप माइनस कर देते हैं सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एक्चुअल सेल में से उस सेल को कम कर देते हैं जो ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट पर थी। तो सही ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज सक्सेसफुल इन पंजाब हरियाणा एंड, और कहाँ पर हुई थी? ग्रीन रिवोल्यूशन आपके डेवलपमेंट से पूछा गया है, आपका इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में आता है। इकोनॉमिक्स में आपका अगर 11th क्लास में भी देखें तो आपको ये डेवलपमेंट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 का आंसर देखिए हमारा, तो 60 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी हुई थी जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी, वो आपकी पंजाब हरियाणा और यूपी में हुई थी। तो सही आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वॉज, देखिए, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर एंड पुअर इन कंट्री, जो देश में पुअर्स हैं उनके न्यूट्रिशन लेवल को, फूड को और न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? ठीक था, तो ये आपकी बहुत ही, ये भी आपका डेवलपमेंट से ही पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका यहाँ पर मिड डे मील हुआ था, ये भी ठीक था। और आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी सही था आपका। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी यहीं पर आया था। तो ये आपका डी होगा, मोर देन वन, एक से अधिक आंसर यहाँ पर होंगे आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62, which of the following is not a problem of human capital formation? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपका 11 और आपका 12, आप उसको अच्छे से स्टडी करके जाएं बीएसटी के भी लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि कौन सी प्रॉब्लम नहीं है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की? तो इसका आंसर होगा आपका इनमें से राइज पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन भी नहीं है आपकी। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड आर द अनदर प्रॉब्लम ऑफ द, ये भी नहीं है। तो सही आंसर इसका होगा आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर इन इंडिया? तो कह रहे हैं कौन सा इनमें से ट्रू है, किसके बारे में? जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है
रूरल सेक्टर में, इंडिया के जो रूरल रूरल सेक्टर हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो पूछ रहे हैं कौन सा सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है 63 का, वो होगा आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कॉमन फॉर्म ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इफ यू रिलेटेड नहीं, डिस्टिंक्ट अनएम्प्लॉयमेंट होती है कॉमन फॉर्म ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द रूरल इंडिया। ये है रूरल इंडिया में जो आपको दिखाई भी नहीं देती है, ऐसी बेरोजगारी ये होती है, छुपी बेरोजगारी भी इसको कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल इज रिक्वायर्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए किसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। यह भी आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आपका 2 से ही पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बात होती है यहाँ पर प्रोफेशन आएगा आपका 64 का है। प्रोफेशन में आपको प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, वकील, ये जो होते हैं प्रोफेशन में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपकी जॉब आती है जब आप नौकरी करते हैं कहीं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। इसमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। जैसे आप सीए हैं तो आपको चार्टर अकाउंटेंट करके आना होगा, आप टीचर हैं तो आपको बीएड करना होगा। ये सब क्या है, प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशन में आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे जो पेपर होंगे, पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक बात और, जब हम तैयारी कराते हैं तो हमारे भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, हमारे भी पेपर होते हैं। वो आपको हिंदी के साथ इंग्लिश भी मिलेगी और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको बताऊंगा। लेकिन चूंकि अब आगे पीछे आ रहे हैं, जैसे भी बीपीएससी ने दिया हुआ है, तो मैं आपको इंग्लिश में ही बताता जा रहा हूँ। इंग्लिश की साथ में मैं हिंदी भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी, प्रॉब्लम भी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 65। 1987 में, 1987 की बात करें, यूनाइटेड नेशन जो था उसने बरन बरन टैलेंट कमीशन डिफाइंड सस्टेनेबिलिटी एज। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑफ बरन टैलेंट कमीशन था उसने डिफाइन किया था सस्टेनेबिलिटी एज। कैसे डिफाइन किया था उसने, डेवलपमेंट विच पुट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री अहेड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रिच नेशन। नहीं, ये नहीं होगा। उसने कहा था डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द मीट द। ये सही कहा था कि डेवलपमेंट का मीन्स ये है कि जो अब की जनरेशन है उनको भी मिलना चाहिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी डेवलप होना चाहिए। ये सही है आपका, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही था। ठीक है, 65 का बी। नेक्स्ट देखते हैं आपका 66। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कंपल्सरली रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका एक्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका एक्ट होता है आपका 1912। तो यहाँ पर होगा आपका सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912। पार्टनरशिप का क्या होता है, पार्टनरशिप का 2013 आ गया है। और आपका कंपनी का, सॉरी ये तो 2013 तो कंपनी का है। पार्टनरशिप का क्या है आपका, पार्टनरशिप का है आपका, जल्दी से बताइए, 1932। ठीक है, 1932 पार्टनरशिप का एक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1912 किसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये सब 11 से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी। Huge industry organizations extended their industry and marketing operation through our network on own branches in many country are known। ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहा है जो अपने ऑपरेशन अलग अलग कंट्री में भी करती है, बड़ी बड़ी दूर दूर कंट्री में भी करती है। तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, उसको कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये भी आपको 11th में ही मिल जाएगा। ग्लोबल एंटरप्राइजेस होता है आपका, उस ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, जो कई कंट्रियों में अपना बिजनेस व्यापार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ द CWC। CWC की यहाँ सिंपल फुल फॉर्म पूछी गई है। तो CWC को आप कहाँ कहाँ यूज कर लेते हैं, तो इसका यूज आपका कई जगह यूज होता है। जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन में भी होता है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन में भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मोर देन वन। ठीक है, एक से ज्यादा। इसको देखें, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड बाय द मोर देन द वन इंश्योरेंस। इन द केस ऑफ मल्टीपल इंश्योरेंस द इंश्योरेंस इंश्योरर्स आर टू शेयर लॉसेज इन द व्हाट प्रोपोर्शन। तो किस प्रोपोर्शन में वो इक्वल करता है। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है उसको समझिए आप। देखो यहाँ कह रहे हैं कि एक बंदा
एक ही बंदा कई कंपनियों से बीमा करा लेता है, ठीक है? और उसको किसी भी चीज़ का बीमा कराया कई कंपनियों से और अब उसको लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को माना कंपनी थी आपकी ए, बी, सी, ठीक है? ए से कराया 1 लाख का बीमा, बी से कराया 2 लाख का और सी से कराया 3 लाख का बीमा, ठीक है? और जो लॉस हुआ है आपका, लॉस यहाँ पर हो जाता है आपका, लॉस हो गया 60,000 रुपए का, ठीक है? तो ये तीनों कंपनियाँ मिलाकर 60,000 पूरा करेंगी, ना कि अलग-अलग 60,000 देंगी। ये प्रिंसिपल है आपके किसका? सब्रोगेशन। ये किसका है? ये है आपके इंश्योरेंस का प्रिंसिपल। ये भी आपको 11th क्लास की बीएसटी में ही मिल जाएगा। तो ये कैसे पूरा करेंगे? रेशो में। तो ये इसको इस लॉस को 6 से डिवाइड करेंगे। पहली कंपनी एक हिस्सा देगी, मतलब 6 से काटेंगे आप, 10,000 ये देगा, 20,000 ये देगा और आपका 30,000 ये देगा। इस तरह से 60,000 को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो देती हैं ये रेशो में देती हैं अपने-अपने, ठीक है? तो ऑप्शन क्या होगा सही? सही आंसर होगा आपका ये जो है आपका, ये रेशो में देती हैं तो सही आंसर आपका बी होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइड सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बैंक? अलाइड सर्विस कौन सी है जो बैंक प्रोवाइडेड करता है? तो वो होती है आपकी लॉकर की भी देता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं देता है, अंडर राइटिंग सर्विस भी देता है। तो इसमें आंसर आएगा आपका मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका पूछ रहे हैं रेफर टू द एक्ट ऑफ द प्रोटेक्टिंग 71, refer to the act of the protecting information by the transforming into the unreadable formats। तो कौन सा होता है जो अनरीएबल फॉर्मेट्स को क्या बना देता है? इंफॉर्मेशन को, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको अनरीएबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो होता है आपका क्रिप्टोग्राफी। ये क्या होता है आपका? क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं। 72, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई, सीबीआई नहीं, ईडीआई। ईडीआई की फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Power rights, remuneration, qualification, and duties of the director are discussed clearly in the following documents। कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें पावर, राइट, रेमुरेशन, क्वालिफिकेशन, ड्यूटी, इन सब की बात होती है? अधिकार, शक्ति, ठीक है, इन सब की बात होती है। तो उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ए ओ ए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको कहा जाता है, ठीक है? देखिए पावर और राइट्स, रिमुनरेशन, हाँ इसमें रिमुनरेशन एक्स्ट्रा कर दिया, अदरवाइज पावर और राइट्स तो आपके वहां भी आ जाते। चलो ठीक, ठीक है, बीपीएससी ने भी इसका यही दिया था। नेक्स्ट, अ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फिल्ड विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी यूज्ड टू इशूड बाय। तो किसके द्वारा इशूड किया जाता है वो प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट? इन द लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इन फील्ड विद द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, जो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के साथ भरा जाता है, तो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? 74 का, तो वो होता है आपका पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, आ प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड अनड्राइजेबल इज अनडिजायरेबल इफ। जो एक प्रपोज नेम होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए, वो समझा जाता है अनडिजायरेबल यदि। कब समझा जाएगा अनडिजायरेबल? ये समझा जाएगा आपका जब इट इज द आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ द एग्जैक्टिंग कंपनी। ये कब नहीं मिलेगा आपको? जो आप चाह रहे हैं नेम, आपको कंपनी का नेम वो नहीं मिलेगा कब? जब उसके जैसी पहले से ही कोई कंपनी हो। तो ये भी सही है। या रीजन रिसेंबल क्लोजली विद द नेम ऑफ द एन एग्जैक्टिंग कंपनी, या बहुत ज्यादा डीपली रिसेंबल है किसी कंपनी से जो पहले से ही कहीं कंपनी है। या इट इज एम्ब्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ऑफ यूनाइटेड नेशन एक्सेट्रा, इट इज अ एम्ब्लेम, ये एम्ब्लेम हो अगर
गवर्नमेंट का तो भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? मोर देन वन। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको कंपनी का नाम नहीं मिलेगा, अनडिजायरेबल होगा। आपकी डिजायर के अनुसार आपको नाम आपकी कंपनी का नहीं मिलेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पूछा है आपसे 76, MSME डी एक्ट वॉज द एड्रेस ऑफ द, देखिए मीडियम स्मॉल और मैन्यु मीडियम स्मॉल और एंटरप्राइज, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट विच एड्रेसेस द issue related to the medium scale and service related enterprises definition credit marketing and technology अपग्रेडेशन कम इनटू द फोर्स। तो ये जो यहाँ पर एक्ट आया, ये किस डेट को ये एक्ट आया था जो एमएसएमई के बारे में बताता था? तो ये आया था आपका अक्टूबर 2016 में। परमिशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस इन द अनदर कंट्री अंडर अ स्पेसिफिक कॉपीराइट एंड टाइट कंट्रोल ओवर ऑपरेशन इज कॉल्ड। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन देना कि आप सर्विस को दूसरी कंट्री में भी दे सकते, तो वो कहलाता है आपका फ्रेंचाइज। ठीक है, आप दूसरे को परमिशन दे देते हैं कि आप हमारे गुड्स को आप भी बेच सकते हो, आप भी हमारे नाम को यूज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं आपका फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अगर आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरत नहीं है लाइसेंस लेने में? आईसी नंबर भी चाहिए, आईईसी, आपको बैंक अकाउंट भी आपका होना चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, इसकी जरूरत नहीं होती है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट तो बैंक जारी करता है बाद में। ठीक है, कि हाँ भाई आप हमारे इसको माल भेज सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसका पैसा मैं दूंगा। 79 देखते हैं, वो सेटअप फॉर प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सनल प्रोफेशनलाइजिंग द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग। तो फॉरेन ट्रेड जो मैनेजमेंट है उसको पर्सनल नेशनलाइज करने के लिए किसको सेटअप किया गया था? तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है आपका, तो इसको किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IFIIFT। ठीक है, इसको किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेड थ्रू अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ हेल्प द अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका डेटा रिप्रेजेंटेड किया गया है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में, तो वो किस में हेल्प करेगा? किसको अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग करने में किसको हेल्प करेगा? कौन सी टर्म्स होंगी ऐसी? तो वो होंगे आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होगा, उनको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्प टू integrate the help to integrate formal credit system into the rural society, encourage habit of the saving among the पुअर्स की बात हो रही है यहाँ पर। और इसको देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए, गरीब के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण समाज में औपचारिक ऋण प्रणाली को एकत्रित में मदद करता है। तो कौन सा है जो गरीबों के बीच में बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है? ठीक है, तो वो है आपका बी, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह जो है गरीबों के बीच में बचत की आदत को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला ही अपने बिजनेस को कर रहा है, तो इसका एडवांटेज क्या है? पूछ रहे हैं कि उसका बताइए फायदा क्या है। इजी टू स्टार्ट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही है, आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। सीधा कुछ भी खरीदिए जाकर बेचना शुरू कर दिया, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। डायरेक्ट इंसेंटिव्स होता है, जो भी कमाई होगी आपको डायरेक्ट मिलेगी, ये भी है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है, आपको संतुष्टि इसमें सबसे ज्यादा मिलती है। तो एक से ज्यादा आंसर होंगे, ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, 82 का डी। 83 देखते हैं, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिक एंटरप्राइजेज में टेक, जिसको पब्लिक एंटरप्राइजेज भी टेक कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, और स्टेचुरी कॉरपोरेशन भी हो सकता है। कह रहे हैं फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच अ पब्लिक एंटरप्राइजेज में टेक, जिसको एक पब्लिक एंटरप्राइजेज ले सकता है, तो इसमें से किसी को भी ले सकता है, मोर देन वन होगा। ठीक है, 84 देखते हैं, व्हेन
one party granted to another party the right to use the asset in return the periodic payment is known as। देखिए एक पार्टी क्या कहती है कि आप मेरी एसेट को यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये अधिकार देता हूँ कि आप मेरी एसेट को यूज कर सकते हैं। तो एक पार्टी दूसरे को अधिकार ये दे रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीज फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, which of the following is a data set of first hand information। data set of first hand information क्या होता है, तो वो होता है आपका बी, मोर देन वन, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following protocols was followed related of the banning the use of the chlorofluorines one of the biomic and the chlorine कंपाउंड्स। देखिए इसके हिंदी भी देख लेते हैं एक बार। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिक के उपयोग के प्रतिबंध लगाने के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को पालन किया जाता है। ठीक है, किसको बंद कराना है, ब्रोमीन को, क्लोरोफिलो कार्बन को और क्लोरीन को। तो इसके यौगिक के उपयोग को बंद कराने के लिए इसके संबंध में कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है आपका मॉनिटरिंग। ठीक है, इसको यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोट्रेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स इज साइंड बाय द प्रोमोटर्स ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जब प्रमोशन होता है तो प्रमोटर्स साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर विद द थर्ड पार्टी पर बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। किसकी, कंपनी की तरफ से ही करते हैं वो थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, प्रमोटर्स। उसको तो क्या हो, वो होगा आपका ए, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जब प्रमोटर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 87 88, which of the following is not a feature of privatization policy of the government। जो गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी थी उसका कौन सा फीचर नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट आपका ये तो था, रिडक्शन ऑफ द टैक्स रेट ये नहीं था, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट नहीं था, तो ऑप्शन आपका बी सही है। इन ई बैंकिंग की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ द आरटीजीएस। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आरटीजीएस को, आप इससे हम इसको डीपली अच्छे से पढ़ेंगे जब इसको इस चैप्टर को हम करेंगे। ठीक है, आरटीजीएस को, तो इसका सही आंसर होगा आपका रिटेल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी को, ठीक है, पब्लिक कंपनी को, सरकारी कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका बी, कम से कम 7। और प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कितने होने चाहिए, कम से कम 3। और मैक्सिमम कितने होते हैं इसमें, अनलिमिटेड, और यहाँ पर 200। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिस कंपनी सोल्ड अ प्लांट एसेट दैट ओरिजिनली कॉस्ट उसकी 50,000 है, 422,000 में, कैश में आपने बेच दिया है 50,000 की 22,000 में। इफ द करंटली रिपोर्ट दैट 5,000 गेन ऑन द सेल, 5,000 गेन भी हुआ है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट एट द डेट ऑफ टाइम। देखिए अकाउंट का क्वेश्चन दे दिया है आपको, बीएसटी में भी देख लिया, आपको अकाउंट्स पूछ ली गई है। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, आपका सही आंसर आपका ए है। तो ये आप डेप्रिसिएशन से समझ पाएंगे, जब हम आपको कराएंगे इस तरह के कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसकी संभावना होगी कि आपका बीपीएससी पूछ सकता है, उन क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे पक्का। वैसे आप डेप्रिसिएशन देखें तो हमारी आप सीरीज चल भी रही है, संकल्प सीरीज थी पहले हुई थी हमारी, और फतेह सीरीज भी चल रही है अकाउंट्स के लिए, वहां भी आप डेप्रिसिएशन को डीपली देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बिल्कुल उसकी अलग मिल जाएगी आपको, सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डू यू कंसिडर फॉर द लिस्ट सिग्निफिकेंस, तो कौन से को लिस्ट सिग्निफिकेंस मानेंगे आप शेयर होल्डर की व्यू पॉइंट से। तो
एक्सक्यूज मी। रिटर्न ऑन एसेट कंसिडरेशन नहीं, रिटर्न ऑफ द इक्विटी ऑफ द नहीं, ये होगा आपका सी, नेट इनकम द ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट इनकम इज ग्रेटर होनी चाहिए, वो किससे, अमाउंट वर्किंग कैपिटल, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उससे ज्यादा आपका होना चाहिए। किसकी पॉइंट से सोचते हैं आप, शेयर होल्डर के पॉइंट से। अगर आप शेयर होल्डर होते तो आप भी यही सोचते कि आपका प्रॉफिट ही ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the financial statement analysis, the most difficulty to following item is predict the weather। बताइए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है उसमें मोस्ट डिफिकल्टी क्या होती है, फॉलोइंग आइटम को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होती है आपकी, द कंपनीज मार्केटिंग शेयर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये तो नहीं होती है। द कंपनी विल बी सोलवेंट 6 मंथ, ये भी नहीं होती। प्रॉफिट विल इंक्रीज, द कोई सा भी नहीं, सही होगा आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द conceptual for framework, the objective of the financial reporting are based on। तो जो आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, किस पर बेस्ड होता है। तो ये किस पर बेस्ड होता है, ये यहाँ पर पूछा गया, तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए ये आपका मैनेजमेंट स्टार शिप पर भी होता है, और आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी होता है। इसका मतलब आपका मोर देन वन आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, 55 देखेंगे। द थ्री मेजर टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके मेजर टाइप पूछ रहे हैं। ठीक है, और वो भी कौन से, थ्री टाइप्स बताने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो थ्री टाइप्स मेजर कौन कौन से होते हैं आपके, मर्जर मल्टीनेशनल नहीं, इनमें से कोई सा नहीं, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, HRD की बात हो रही है, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंश्योर दैट एडवोकेट नंबर ऑफ द एम्प्लॉय अवेलेबल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज एनी हैज टू इंश्योर, क्या इंश्योर करता है कि नंबर ऑफ अवेलेबल एम्प्लॉय एट विच लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर वर्क। तो ये जो बताता है कि हाँ भाई आपको जितने वर्कर चाहिए उतने वर्कर हमारे पास उपलब्ध हैं। कौन सा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर होता है, कौन से लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगी एक से अधिक, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बताता है और आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी, दोनों ये बताते, तो ऑप्शन होगा एक से अधिक। नहीं, देखते हैं। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। देखिए, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ये एक उद्देश्य होता है बिजनेस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो बताइए कौन सा मेजर नहीं करता है बिजनेस की ग्रोथ को। तो इसका सही आंसर होगा आपका नंबर ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग cost and increasing productivity, which important of the management is highlighted of the given statement। कहना है कि देखिए मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि वो कॉस्ट को कम करे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो ये जो इम्पोर्टेंस की यहाँ बात हो रही है मैनेजमेंट की, कौन सी इम्पोर्टेंस की बात हो रही है, तो ये आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर हो रही है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो साधन होते हैं, उनको कम से कम यूज करके आपका प्रोडक्ट को तैयार करना, मतलब कॉस्ट कम आनी चाहिए, प्रोडक्ट को ऐसे तैयार करना है। एन इन्वेस्टर डिपॉजिट 600 रुपये इन अ बैंक एंड प्लान टू लीव इट 3 और 4 years। सोच रहा कि इसको 3 और 4 ईयर के लिए छोड़ देता हूँ। द वैल्यू ऑफ द अकाउंट आफ्टर 4 ईयर इफ इट अर्न 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो बताइए, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो, तो आप यहाँ पर क्या है, सिंपल 600 पर ये निकाल कर देखेंगे कि इसका इंटरेस्ट 10% कितना होगा, वो भी कितने का, 2 ईयर का। तो ईयर का इस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे 10% से अपॉन 100। तो ये आ जाएगा आपका 6 12 120। ठीक है, 12 और 120। तो टोटल यहाँ पर फिर आप सिंपल इंटरेस्ट पर
600 इन द बैंक, प्लान टू लीव इट 3 4 इट देयर 4 4 ईयर्स। अच्छा, 4 ईयर के लिए। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा 4 ईयर। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो 6 साल के लिए वो 600 रुपये को कितने दिन के लिए जमा कर रहा है? वो जमा कर रहा है आपके 4 साल के लिए। तो 600 रुपये हैं, 4 साल के लिए जमा करे हैं, 10% रेट है अपॉन 100। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, हो जाएंगे। 6 चौक 40 और 40 और 400। तो यहाँ पर उसने 600 रुपये जमा करे हैं। 6 6 36, आपका 100 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया। 4 साल के लिए है और 10% है। 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24 और 10 की 0, ये हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ गया? 240। और कितने जमा किए थे? 600। तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके? 840। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दो लिस्ट दी हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो मैच द ऑब्जेक्टिव, आपको इन ऑब्जेक्टिव को मैच करना है। सर्वाइवल क्या क्या बताता है आपको? तो सर्वाइवल क्या बताता है? सर्वाइवल में सबसे पहले बिजनेस चाहता है कि हम इतना प्रॉफिट तो कमा लें, मतलब अपनी कॉस्ट कमा लें, जितना हम खर्चा कर रहे हैं इतना तो कमा लें, ताकि हमारा बिजनेस सर्वाइव करता रहे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि कैसे मैं अपनी कॉस्ट कवर कर लूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3। कॉस्ट कवर कर लूं, ये सोचता है। उसके बाद जब कॉस्ट कवर होती है तो बिजनेस सोचता है अब भाई प्रॉफिट भी कमा लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो सोचता है कि अब इतना तो कमा लो आप कि आपको आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इंसेंटिव्स कमाना पड़ेगा। तो इसका बी हो जाएगा। और आपका ग्रोथ का आपका सी हो जाएगा। ग्रोथ में एम्प्लॉय को, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ाना है, कैपिटल को इंक्रीज करना है। तो ये हो जाएगा आपका एबीसी का 3 2 1। तो 3 2 1 आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्शन विद द एन इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन? अगर आपको इंपोर्ट करना है ट्रांजैक्शन तो आपके लिए क्या करें कि कौन सा डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है? तो इसको आपको होगी क्रेडिट ऑफ ओरिजिन, शिपिंग बिल, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए क्योंकि आपका बैंक गारंटी देगा जो आपको माल भेजेगा उसको कि हाँ भाई इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, आप इसको माल भेज सकते हैं, इसका पेमेंट मैं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज बिलीव दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सक्सेस विदाउट द माइनिंग द confidence of his employee, and for the it is very important that management and workers both honors their circumstances। ठीक है, इसको तो आइडेंटिफाई फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबो लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक केस स्टडी दी गई है फ्यूल से। और ये कह रहे हैं कि ये बिलीव किया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपने एम्प्लॉय पर विश्वास ना करे। ठीक है, अपने और वर्कर जो है दोनों ईमानदार होने चाहिए। ठीक है, सही उनको काम करना चाहिए। तो ये किसके बारे में हो रही है बात? डिसिप्लिन की बात हो रही है कि डिसिप्लिन होना चाहिए एम्प्लॉय में। ठीक है, तो ये किसने दिया था? फ्यूल ने अपने प्रिंसिपल दिए थे। 14 प्रिंसिपल है, चैप्टर 2 है। हम आपको इसे डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब इसका चैप्टर चलेगा। Which of the specific principal management encourage employee to the render their succession while taking the important decision? देखिए, इम्पोर्टेंट जब डिसीजन लिए जाते हैं तो साइंटिफिक प्रिंसिपल आपको बताना है मैनेजमेंट का, जो इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है एम्प्लॉय को रेंडर दियर सजेशन, अपने सजेशन देने के लिए कि आप भी सजेशन दे सकते हैं। तो वो होता है आपका कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, आपको अपना अपना नहीं सोचना। आपको वो काम करना है जिससे सबका हित हो, वो काम नहीं करना है जिसका आपका ही हित हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। विच ऑफ द कंटेम्प्रेरी टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट फोकस ऑन द रिडक्शन ऑफ द सेवन वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन?
तो यहाँ पर पूछ रहा है, एक टेक्निक पूछी गई है जो आपके टेलर ने दी थी। ये टेलर की टेक्निक है। टेलर की टेक्निक यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो कौन सी टेक्निक थी? लर्न मैन्युफैक्चरिंग। तो आप लर्न मैन्युफैक्चरिंग सीखिए, जिससे आपकी 7 वेस्टेज ऑफ द प्रोडक्शन को कम कम करेगी। ठीक है, तो वो होती है लर्न लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द साइंटिफिक, देखिए साइंटिफिक जो टेक्निक्स थी या साइंटिफिक मैनेजमेंट था, ये टेलर ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे। तो विच ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक वर्क स्टडी स्टेब्लिश इंटरचेंजेबल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये होना चाहिए आपका, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Delhi government imposes ban of use, storage, sale and manufacturing of the plastic. प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, बंद कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, आफ्टर द कंसिडरिंग, ये समझकर कि इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, इसके बुरे असर पड़ते हैं एनवायरमेंट और एंड इकोलॉजी पर भी। तो विच प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूल्स मेंशन ऑफ द अबव। तो बताइए यहाँ पर फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल आपको दिखाई दे रहा है? तो इनिशिएटिव। ठीक है, कुछ भी नई पहल करना, इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 107, इन विच ऑफ इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटी ऑफ कैटेगराइज। तो सपोर्ट जो आप सपोर्ट सर्विस है, ठीक है, सपोर्ट सर्विस एक्टिविटी है, उसको कैटेगराइज करेंगे आप। तो बताइए कौन से बिजनेस में सपोर्ट सर्विस एक्टिविटी को कैटेगराइज की जाती है, किसमें, कौन से बिजनेस में? तो आपको ये बताना है कौन से बिजनेस में। तो ये होगा, इनमें से कोई सा नहीं है, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी ना ट्रेसरी। ना प्राइमरी ना सेकेंडरी, ये होता है ट्रेसरी, जिसमें आपका ट्रेसरी में क्या होती है, सर्विस की बातें होती हैं। ट्रेसरी यहाँ पर दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल एज क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, साइज एक्सेट्रा। एक ऐसा जिसमें आपको बताया जाता है कि क्या डिजाइन है चीज़ का, क्या डिज़ाइन है। आपको पहले ही खरीदने से पहले बता दिया जाता है कि क्या डिज़ाइन है चीज़ का, कैसी क्वालिटी होगी, ठीक है, उसका साइज़ क्या होगा, तो वो बताया जाता है आपका परफॉर्मा इनवॉइस में। ठीक है, जब आप परफॉर्मा इनवॉइस आपको मिलता है, तो उसमें बता दिया जाता है कि आपको किस साइज़ का माल कितने में मिलेगा, आप चाहें लें या ना लें। ठीक है, which of the retail business act as a universal supplier as a wider variety of product। wider variety of product के लिए कौन सा यूनिवर्सल सप्लायर होता है, कौन से बिजनेस रिटेलर, कौन से रिटेलर बिजनेस की यहाँ पर बात हो रही है? तो यहाँ बात हो रही है डिपार्टमेंटल स्टोर की। द पर्सनल इन चैन स्टोर हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शन रिलेट रिसीव्ड फ्रॉम। ठीक है, तो पर्सनल इन चैन स्टोर की बात हो रही है, हैव टू ओबे, उसको ओबे करने होते हैं, मानने पड़ते हैं। इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम, जो भी चैन स्टोर को जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, आदेश मिलते हैं, वो उसको मानने पड़ते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं उसको? वो मिलते हैं उसके हेड ऑफिस से। जो भी उसका हेड ऑफिस कहेगा उसको वो फॉलो करना पड़ता है। जो रिटेलर है, रिटेलर्स की बात करेंगे। रिटेलर्स हु हैव नो फिक्स प्लेस सेल आर कॉल्ड, जिसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि वो यहीं बेचेगा, ऐसा नहीं है, वो कभी भी कहीं पहुंच जाता है, कहीं भी वो अपना माल बेचता फिरता है। ऐसे रिटेलर को क्या बोलते हैं? इटीरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं गलियों में मोहल्ले में बेचने के लिए आ जाते हैं, उनको इटीरेंट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप इन्वॉल्व इन द सेटिंग अप ऑन न्यू एंटरप्राइजेस। आपको एक बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए जो आप स्टेप लेंगे, कदम उठाएंगे, सबसे पहले आप कार्य क्या करेंगे? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं इज द स्टेप इन्वॉल्व, तो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं स्टेप? विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप, कौन सा स्टेप है? यहाँ पर जो स्टेप बताए गए हैं, यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टेप है, ये आपको बताना है कौन सा स्टेप है। तो इसका आंसर होगा आपका स्टेप क्रिएटिंग भी होता है बिजनेस प्लान, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट चॉइस और सेलेक्टिंग करते हैं लोकेशन, सभी होते हैं, एक से ज़्यादा। डी आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा। जब आप नया बिजनेस करेंगे इन सभी चीज़ों को करते हैं। 13 देखते हैं, 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब।
द कॉन्टेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? आंसर होगा सी, एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन द वाइड वैरायटी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्यूज मी, a company needs to obtain prior permission from the central government when it change an address its registers office। एक कंपनी को अगर अपने रजिस्टर्स ऑफिस में चेंज करना है, उसके एड्रेस में चेंज करना है कि हमारा ऑफिस बदल गया है, तो उसको परमिशन कहाँ से लेनी पड़ती है? तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तब परमिशन लेनी पड़ेगी जब वो अपने स्टेट को चेंज करती है तब। ठीक है, सिटी में तो वो कहीं भी जा सकती है, एक ही सिटी में है, लेकिन अगर वो जैसे यूपी से वो बिहार में जाती है या बिहार से वो झारखंड में जाती है तो उसको आ, तब परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, जब स्टेट को चेंज करेगी। व्हाट हैज द चेंज इज पैराडिम्स टू कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के जो चेंज है उसको कौन सा पैराडिज्म करता है? इसको आप हिंदी में भी देख लें। अ, उपभोक्ता व्यवहार को, प्रतिमान को किसने बदल दिया है? तो पहले जो इसका प्रतिमान था वो किसने बदल दिया है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये बदल दिया है आपका एनवायरमेंटल चेंज आए हैं उसने, टेक्नोलॉजिकल चेंज आए हैं उसने, और इकोनॉमिक चेंज आए हैं उसने, सभी ने। तो आपका एक से ज्यादा आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द इंटरनल शॉपिंग फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए इंटरनेट शॉपिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फायदे हैं? किसके? शॉपिंग किसकी बात हो रही है? एडवांटेज इंटरनेट शॉपिंग की बात हो रही है, उसके फायदे बताने हैं। तो उसके फायदे क्या होते हैं? कन्वेंस होता है एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। आप कितने, आप जो नेट पर कितने भी वैरायटी देख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट जाकर इतनी वैरायटी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी होगा। विच फैक्टर रेफर द कंज्यूमर टेंडेंसी to rely on the opinions of recommendation of other when making online purchase decision। तो आपको बताना है कंज्यूमर्स टेंडेंसी बतानी है जो रिले ऑन द ओपिनियन और आपका रिकमेंडेशन करती है अदर्स मेकिंग ऑनलाइन परचेज डिसीजन। जब कोई ऑनलाइन डिसीजन परचेज करता है तो उसको बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, बात हो रही थी ऑनलाइन खरीद निर्णय लेते समय दूसरों की राय और सिफारिश का भरोसा करने के लिए उपभोक्ता की प्रवृत्ति को कौन सा कारक संदर्भित करता है? तो वो होता है सामाजिक प्रभाव। हम जब इसकी तैयारी कराएंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ मिलते जाएंगे क्वेश्चन। आपको ऐसा नहीं होगा कि अब हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं दिख रही, हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश नहीं दिख रही। विच टाइप ऑफ द ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर रेफर द अनप्लान्ड एंड स्पॉन्टेनियस परचेज मेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन शॉपिंग सेशन। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है यहाँ पर कि किस प्रकार के ऑनलाइन उपभोक्ता व्यवहार ऑनलाइन शॉपिंग सत्रों के दौरान की गई अनियोजित और सहज खरीद की संदर्भित करता है। तो ऑनलाइन अनियोजित और सहज खरीद को कौन संदर्भित करता है? ये आपको बताना है कि यह आवेश खरीद, आवेश खरीद बताता है कि जो अनियोजित और सहज खरीद है उसको कौन बताता है? आवेश खरीद बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग का फीचर कौन सा है, यहाँ पर ये पूछा गया है। नीड एंड वोंट्स देखी जाती है कि बाजार में लोगों को किस चीज की जरूरत है, क्या बनना चाहिए, बिल्कुल सही। क्रिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग, जो मार्केट में ऑफर है उनको क्रिएट करना, ये भी सही है। कस्टमर को वैल्यूज देना, ये भी सही है। माल बेचने के बाद भी उसको ध्यान देना है, उसको सर्विस देनी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके गुड्स में, तो ये भी इसमें आता है कंज्यूमर वैल्यू। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डी होगा, एक से ज्यादा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्ट अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, मेंटल हेल्थ कंज्यूमर प्रोडक्ट है
उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है? यदि कोई उत्पाद उपभोक्ता के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित कर रहा है? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो किस प्रकार का जोखिम शामिल है इसमें? तो ये होगा आपका इनमें से कोई नहीं। ये मानसिक होता है, यहाँ पर मानसिक की कैटेगरी दी नहीं है। ठीक है? ये आपको रफ कार्य के लिए पेज दिया जाता है बीपीएससी की तरफ से। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है? और रही बात इसकी, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए और साथ में इसकी आंसर की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे तैयारी में, हमारे टीआरई 1 आज हो गया हमारा, 2 भी करेंगे, 3 भी डिस्कस करेंगे। तीनों क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बाद अगर आपने ये भी क्वेश्चन कर लिए, तो मैं कह रहा हूँ और इसके हमने डिस्कस कर लिया, तो आप समझ लिए 10% तो तैयारी आपकी हो गई। ठीक है? उसके बाद रही 90% ही, उसके बाद फिर हम डीपली सिलेबस को लेके चलेंगे चैप्टर वाइज। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे उसमें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और हमारी सपोर्ट आपका सब्सक्रिप्शन ही है। यदि आप सब्सक्राइब चैनल को कर लेते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बस थंब इम्प्रेस करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।